नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण विषय है हमारा, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वो टॉपिक दरअसल हमारा है यूपी PCS 2025 की रणनीति और महत्वपूर्ण पुस्तकों की बुक लिस्ट जो है होती है वो क्या होगी। ओके, हालांकि आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था और उस पर मैंने प्रारंभिक परीक्षा के ऊपर जो है थोड़ा सी चर्चा की थी और जो महत्वपूर्ण जो बुक लिस्ट होती हैं उसको मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये बुक्स हैं, आप लोग जो है इनको परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसी जो है बिंदु को लेकर के आज हम लोग चलेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा सही रहेगा। जिनका रणनीति जो है 2025 है, तो हम लोग थोड़ा सा रणनीति पर बात करेंगे और एक बार दोबारा से मैं बुक लिस्ट आपको मैं दोबारा से बता दूंगा, है ना, फेस टू फेस बता दूंगा और आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले यदि आपकी रणनीति है 2025 की, मैं बस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग प्रयास, चाहे आपका प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, कोई भी आपका अटेम्प्ट हो, आप कोई भी अटेम्प्ट देना चाहते हो, ठीक है, वो अटेम्प्ट आपका आखिरी होना चाहिए। यानी कि वही एक अटेम्प्ट आपका जो है अंतिम रूप से आपका चयन करवा दे। आपको इस तरीके से मेहनत करनी है। ठीक, यदि आप 2025 की परीक्षा देने वाले हैं, प्रथम चांस है आपका, प्रथम अटेम्प्ट है आपका, फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपको इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करनी है और इतनी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है कि आपको दूसरा अटेम्प्ट न देना पड़े और पहले ही अटेम्प्ट में आपको मनचाही पोस्ट मिल जाए। यदि आप एकदम यंगेस्ट हैं, यदि आप एकदम युवा हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन करके आप निकले हुए हैं, PG करके आप निकले हुए हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है, वो कैपेबिलिटी है कि आप उस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। यदि सही रणनीति, समय प्रबंधन और उचित गाइडेंस होगा तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और HRD IAS के इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण रणनीति के साथ साथ में आपको संपूर्ण गाइडेंस दिया जाएगा मेरे द्वारा। और जो भी चीज़ें दिक्कत करेंगी, प्री परीक्षा से लेकर के आपके मेंस और इंटरव्यू तक हम आपके साथ रहेंगे। पूरी शिद्दत के साथ आपकी तैयारी करवाई जाएगी और लगातार हमारा यही जो है लक्ष्य रहेगा कि अंतिम रूप से आपका चयन हो। ठीक है, आप फंसे नहीं कहीं, आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, आपका पैसा ना वेस्ट हो, आपका समय ना वेस्ट हो, सब चीज़ें आपकी बच जाएं और अंतिम रूप से आपका चयन हो जाए। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको हमारे ऊपर थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस समय ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत हैं, बहुत सारे लोग गाइड करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत हैं या नहीं सही हैं, लेकिन एक उचित जो है मार्गदर्शन आपको मिलना ज़रूरी होता है और वो मार्गदर्शन जो है कहीं ना कहीं आपको एक सही दिशा और दशा देने का काम करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग नॉलेजेबल होते हैं लेकिन सही रणनीति आपको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि इस पर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमारा एम होगा, अंतिम रूप से हमारा एम सिर्फ और सिर्फ हमारा सिलेक्शन है। इसके अलावा ना हमें डरना है, ना हमें भागना है, ना हमें रास्ता छोड़ना है, ना ही हमारे अंदर नेगेटिविटी आनी है। हमें निरंतर प्रयास करना है और सही रणनीति को फॉलो करते हुए 2025 में आपका अंतिम चयन करवाना है। ठीक, तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले, यदि आप बिगिनर्स हैं, यानी कि यदि आपने अभी तैयारी करना शुरू किया है, तो आपको क्या काम करना है। ठीक, सबसे पहले आप लोग UPPSC के साइट पे जाइए या आप मुझे WhatsApp या टेलीग्राम करिएगा, मैं आपको एक सिलेबस दे दूंगा UPPSC का। उस सिलेबस को आप लोग निकलवाइए। ठीक है, उसका प्रिंट आउट करवाइए और एक बार प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के और इंटरव्यू तक के पूरे पैटर्न को समझिए। कितने कितने पेपर्स होते हैं, क्या होता है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उन सिलेबस पर गौर से आप जो एक बार नज़र दौड़ाइए और देखिए कि क्या ऐसे कुछ बिंदु हैं जो आपने ग्रेजुएशन में, इंटर में पढ़े हैं या आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी एनालिसिस होती है एक, वो आप डिटेल्स में उसको करिए और पूरे पेपर्स को समझ लीजिए कि प्री के स्तर पर कौन कौन से पेपर्स होते हैं, क्या उतने कितने मार्क्स के होते हैं, कितना जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से, यानी कि डिटेल्स जो आपका सिलेबस होता है उसकी समझ जो है एक आपके अंदर होनी चाहिए। और उस सिलेबस को आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो, जहाँ पर आपकी स्टडी टेबल हो, लाइब्रेरी हो, वहाँ पर जो है आप लोग चिपका लीजिए और जो भी आपकी नोटबुक हो, उस नोटबुक के भी जो है क्या कहते हैं, आप पृष्ठ पर जो है प्रथम पृष्ठ पर उसको चिपका लीजिए। ओके, ये काम कर रहा है। दूसरा काम क्या करना है आपको? दूसरा आपको महत्वपूर्ण काम करना है, आपके पास PYQs होना चाहिए। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, है ना, यानी कि पुराने प्रश्न पत्र। तो यूपी PCS का आप लोग यूथ पब्लिकेशन का, घटना चक्र का, दृष्टि का, किसी का भी आप ले आइएगा जिसका आपको सही लगता है। पुराने प्रश्न पत्र होने चाहिए और साथ में आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से आपकी तैयारी की शुरुआत करेंगे, वो शुरुआत आप दरअसल करेंगे NCERT से, है ना, NCERT के बुक से।
तो बहुत ज्ञानी अगर आप होंगे तो अच्छी बात है, यानी कि अगर आपकी बेसिक समझ बहुत अच्छी होगी, अगर आपने +2 लेवल की अगर आपने तैयारी बढ़िया से की होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर एनसीईआरटी की इतनी नीड नहीं होती है। लेकिन यदि आप किसी और बोर्ड से पढ़े हैं, वहाँ पर अगर आपके एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई गई है या पढ़ाई गई थी लेकिन फिर भी आपने उतनी अच्छे से अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। 6 से लेकर के 7 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी मस्ट होती है, पढ़ लीजिए। यदि इतना नहीं कर पाते हैं, सक्षम इतना नहीं है, तो कम से कम 11th और 12th की जो भी एनसीईआरटी होती हैं उनको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो सिलेबस को आप लोग देखिएगा, सिलेबस के बाद पीवाईक्यूज को देखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर को, उनमें किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर आते हैं उनको देखिएगा, और उनके साथ साथ में फिर एनसीईआरटी को पढ़िएगा। तो जब आप एनसीईआरटी के किसी भी विषय के एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे, तो जो आप थ्योरी पढ़ेंगे, तो अगर आपने पहले से पीवाईक्यूज कर रखा होगा तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा वहाँ पर दरअसल इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे या पूछे जाने की संभावना बन सकती है इस पर, राइट। और एक जो बेसिक जो आपका होगा ना, जिस पे आपके पकड़ नहीं थी, तो हर विषय पर आपकी पकड़ हो जाएगी, हर सब्जेक्ट की आपके पास कोर नॉलेज हो जाएगी आपके पास एक तरीके से कि किस विषय में क्या चीज़ें बेसिक है। और फिर जब आप रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे तब आपको दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किए, आपको यही नहीं पता है कि पृथ्वी कितने डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, या पृथ्वी किस कक्षा में क्या कहते हैं परिक्रमण करती है, परिभ्रमण करती है, आपको यही नहीं पता रहेगा। आपको अक्षांश देशांतर रेखा नहीं पता होंगी, आपको कर्क मकर रेखा नहीं पता होगी। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इसको क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए भी एनसीईआरटी जो है आपका कोर जो है वो आपका कवरअप करवाएगी, राइट। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। आपने सिलेबस ले लिया, आपने पीवाईक्यूज को देख लिया और आपने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दी। जब आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो एक टारगेट बनाइएगा आप लोग कि एनसीईआरटी को खत्म कितने दिन में करना है। ठीक, एक रीडिंग जब आप लोग मारेंगे एनसीईआरटी की, एक रीडिंग जब पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आप लोग के पल्ले ना पड़े, यानी कि समझ में ना आए। परेशान इस बात से नहीं होना है, हताश नहीं होना है। एनसीईआरटी को आप लोग पढ़ते जाइएगा, बस एक रीडिंग मारिएगा, कोई बात नहीं समझ में आया, ठीक है। सेकेंड राउंड आप जब करेंगे पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुके थे आप चीज़ों को। दूसरे राउंड में आपको समझ भी आने लगेगी एनसीईआरटी, और जो है आपको समय भी जो आपका जो लग रहा था पहली रीडिंग में, वो समय आपका कम हो जाएगा। तो 2 रीडिंग आप मान लेंगे, आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा। और इस स्थिति में जब आप रेफरेंस बुक यानी कि जो किताबें जिसके लिए जो नीड होती हैं, जब आप वो किताबें उठाएंगे तब आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बढ़िया तरीके से आपकी चीज़ें कवरअप होना शुरू हो जाएंगी। ओके, एक बात। दूसरा, पीवाईक्यूज की जो मैंने बात की थी, पीवाईक्यूज के साथ साथ में आपको मेंस की भी जो है आपको पीवाईक्यूज होनी चाहिए कि दरअसल मेंस में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि जो आपकी तैयारी होती है, जो प्रिपरेशन होती है, वो कैसे होती है। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि स्टेप कौन कौन से होते हैं। तो पहले प्री यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, सेकंड पे आपका मेंस परीक्षा, यानी कि जब प्री क्वालिफाई कर लेंगे तब आप मेंस देंगे, और जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तब आप इंटरव्यू देंगे, यानी कि प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 आपके स्टेप हैं एग्जाम के। ओके, लेकिन तैयारी कैसे करनी है? तैयारी आपको इस क्रम में नहीं करनी है, तैयारी आपको अवरोही क्रम में करनी है, यानी कि ठीक इसके विपरीत की, यानी कि जिस क्रम में आपकी परीक्षा होती है ठीक उसके विपरीत, यानी ठीक उसके उलट आपको तैयारी करनी होती है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, फिर मेंस की, और फिर आपको जो है प्री परीक्षा की तैयारी करनी होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप तो बोलेंगे यार ये तो उल्टा बता रहे हो आप सर, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं? तो जो पीसीएस का यानी कि जो सिविल सर्विसेज का, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो, इसमें जो इंटरव्यू होता है दरअसल उसको इंटरव्यू नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट। इट्स नॉट ए इंटरव्यू। ओके, ध्यान रखना इस बात का। सिविल सर्विसेज में जो अंतिम जो आपका जो स्टेप होता है वो दरअसल आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। ओके, वहां पर आपकी काबिलियत को परखा जाता है ना, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, है ना, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी है, आप डिसीजन कितने पावरफुल तरीके से ले सकते हैं, ये चीज़ें आपके अंदर देखी जाती है। सिचुएशन बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि बताइए कि ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन मेकिंग आपकी पावरफुल होनी चाहिए और एक अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एक जो कुशल जो प्रशासक होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए और वो आपको अपने अंदर से लानी होगी। यानी कि जिस दिन आप तैयारी करना शुरू करें, अपने हाव भाव, अपने पहनावे और अपने दिमाग को जो है एक सकारात्मक सोच के साथ में, ठीक है,
आपको बनाना है, यानी कि जब आप किसी के सामने बैठें, किसी से बात करें, तो ये लग जाए कि हाँ आप किसी गंभीर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप एक प्रशासक के तौर पर हैं। आपकी सोचने की क्षमता प्रशासक के तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे चल करके कहीं ना कहीं जो है प्रशासन को संभालना होता है। ठीक, तो ये आप अपने हाव भाव से, अपनी नॉलेज से, अपने डिसीजन मेकिंग से और अपनी समझ को इंटीग्रेटेड करते हुए कि ना कि ये डिसीजन लेना है तो उसमें हम ये चीज़ें कर सकते हैं। न्यूज़पेपर की आपको हैबिट होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई करने की, तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक, यानी कि अपनी पर्सनालिटी को शुरू से ही आपको निखारना शुरू कर देना चाहिए। ये हो गई आपकी पर्सनालिटी जो है बनाने की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं तैयारी किस तरीके से करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अवरोही क्रम में आपको तैयारी करनी है, मतलब कि जब आपने अपने आप को निखारना शुरू कर दिया, यहीं से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। ये नहीं कि मुंह में पान दबा करके पक्चे से मार रहे हैं, पीक मार रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ जी मैं तो फला की तैयारी करता हूँ। दरअसल अगले बंदे के सामने अगर आप जाएंगे तो आपको मूर्ख समझेगा, है ना। आपके अंदर एक प्रशासक के गुण आपके कपड़े से, आपके कैरेक्टर से, आपके दिमाग से झलकनी चाहिए कि हाँ यू आर लुकिंग लाइक ए ऑफिसर। इस बात का मेरे विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके, खैर ये तो बात हो गई इंटरव्यू की। मेंस की तैयारी अब आपको यहां पर करनी है, और मेंस क्या बल्कि मेंस के साथ में आपकी प्री की तैयारी हो जाती है। आपको प्री की तैयारी अलग से नहीं करनी होती है। ये जो तैयारी होती है वो इंटीग्रेटेड होती है। ध्यान रखना बच्चों, जो है अपनी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड करना, यानी कि मेंस के साथ में प्री की तैयारी करना। जब आप मेंस की यानी कि मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करते हो तो आपका प्रारंभिक परीक्षा का लगभग जो है आपका सिलेबस यहीं से तकरीबन 80-85% आपका कवर हो जाता है। 80% तक, 20% बच जाता है, 20 से भी कम मान के चलिए। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्री की परीक्षा की तैयारी आपकी हो जाती है, क्योंकि प्री की बुक लिस्ट और मेंस की बुक लिस्ट लगभग सेम वही हैं। कुछ बुक्स आपको मेंस में एक्स्ट्रा पढ़नी होती हैं, और वो भी इतना नहीं है कि आपको बहुत समय लगे, वो आप कुछ 1-2 महीने के अंदर वो कवर अप कर सकते हैं आराम से। तो मेंस की तैयारी करते रहिए और मेंस के साथ साथ में प्री की तैयारी करते रहिए। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आपने इतिहास पढ़ रहे हो, आधुनिक भारत का इतिहास आप पढ़ रहे हो, और आधुनिक भारत के इतिहास में एक टॉपिक है कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, अब भारत छोड़ो आंदोलन जो है, अगर आपने PIQs को देखा होगा पहले, ठीक है, मेंस के जो PIQs होते हैं, पुराने प्रश्न पत्र होते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस कहीं ना कहीं दिया होगा या पूछ सकता है कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन का वर्तमान जो राजनीति थी उसमें जो है उसका क्या योगदान रहा, या फिर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर के, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के, भारत की स्वतंत्रता को लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन ने अपनी कितनी छाप छोड़ी, उसका क्या प्रभाव रहा। समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए या समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, ऐसा कुछ प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको डिटेल्स में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, क्या इसके प्रभाव पड़े, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, व्यापक स्तर पर वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको डिटेल्स में आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयार करना होता है। वहीं दूसरी ओर यदि इसी टॉपिक को आपको प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना होता है तो कैसे तैयार करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, फैक्चुअल डेटा आपके पास पूछ लेगा। तो 1942 आपको तुरंत आंसर दे देना है। ठीक है, किसने शुरू किया था आपको यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, लीड कौन कर रहा था यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जो फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो आपको प्रीलिम्स में पूछेगा, जो कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें होती हैं डिटेल्स फॉर्म में जो होती हैं वो आपको जो है क्या कहते हैं मेंस में पूछेगा। 1857 का रेवोल्यूशन यानी कि 1857 की क्रांति, इस टॉपिक को अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो प्रश्न पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति ने किस तरीके से अंग्रेजों को जो है मजबूर कर दिया था सोचने के लिए कि हमें जो है जो उनकी पकड़ है जो थी भारत को लेकर के वो किस प्रकार से और मजबूत करनी है, क्योंकि 1857 के रेवोल्यूशन ने अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसको हिला के रख दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 का रेवोल्यूशन यानी कि उसकी क्रांति भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरीके से प्रभावशाली रही, या आप 1857 क्रांति को क्या कह देंगे। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। प्री की परीक्षा से अगर देखें तो पूछ लेगा कि 1857 का रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और जो उसमें पार्टिसिपेटर थे अलग अलग, यानी कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी तो पूछ सकता है कि किस डेट में वहाँ से जो है क्या कहते हैं युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बिहार से कौन थे, कुंवर जी थे। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है अवध का क्षेत्र था वहाँ से कौन थे, किस दिन वहाँ जो है क्रांति की ज्वाला भड़की, इस तरीके से आपको फैक्चुअल डेटा पूछ सकता है। ठीक, और क्या करना है आपको कि जब
ये तैयारी आपको लगभग 7, 8, 9 महीने 10 महीने लगभग कर लेनी है आपको, 9 महीने तकरीबन मान लीजिए, ठीक है। और जब आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जब घोषित हो जाए या जब 2-3 महीने 3 महीने बचे, उस समय आप लोग जो है मेंस की तैयारी को छोड़ करके और प्री परीक्षा की तैयारी पर लग जाइएगा। यानी कि घटना चक्र, पूर्वावलोकन वगैरह जो होती हैं उन पर आपको अच्छे तरीके से फोकस करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक। तो कहने का मतलब यह क्या हुआ कि पहले आपको मेंस की तैयारी अच्छे से करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहनी है। लेखन सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा का नाम ही है मुख्य परीक्षा, यानी कि वो मेन है। यदि आप प्री बहुत ज़्यादा बार अगर आप तैयारी कर लेते हैं, अब आपका बार बार प्री निकल लेता है, लेकिन अगर मेंस की परीक्षा अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जो मुख्य है वो है आपकी मुख्य परीक्षा, यानी कि मेंस आपका मेन है और उसकी तैयारी सबसे पहले करनी होती है। और उसके लिए जो सबसे अहम और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है आपकी उत्तर लेखन शैली। आपको किस तरीके से अपने को परफॉर्म करना है। नॉलेज आपके पास बहुत है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो आपके उस नॉलेज का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए उत्तर लेखन शैली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसको अपनी चीज़ों को जो है एक्सप्रेस करना कॉपी के फॉर्म में, ठीक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कि मेंस को पढ़ाई करना और फिर उसी को उत्तर के फॉर्म में लिखना, ठीक। उसके बाद जब अंतिम समय बचता है आपका, यानी कि जब प्रारंभिक परीक्षा को यानी कि प्री की परीक्षा को जब आप 3 महीना 3.5 महीना जब आपका बच जाता है, तब आप सब कुछ मेंस को छोड़ करके प्री पे लग जाइएगा। तो ये होती है रणनीति, ठीक। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात का, ठीक है। अब बुक लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बुक लिस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं फिर से एक बार प्री वाली बुक लिस्ट पर मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। मेंस पर हम लोग एक दिन डिटेल्स में हम लोग मेंस की रणनीति और मेंस की बुक लिस्ट पर बात कर लेंगे। फिलहाल हम लोग प्री परीक्षा पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बुक लिस्ट एक बार सरसरी जैसा हम लोग बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप। सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए आप लोग महेश वड़वाल और प्लस एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है। घटना चक्र पूर्वावलोकन पीसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप लोग इसको परचेज कर लीजिएगा। पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं, कई राज्यों के, और इसमें प्रश्न पत्र को शामिल किया जाता है, व्याख्या सहित उनका उत्तर दिया जाता है इसमें। तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, ले लीजिएगा आप लोग सभी विषयों के लिए, ठीक। तो घटना चक्र आपको सभी विषयों के लिए लेनी है, ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया कि भारत और विश्व के भूगोल के लिए आप लोग जो है महेश वड़वाल यानी कि भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से एक पुस्तक आती है, आप लोग उसको ले सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। 11th और 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जरूर पढ़िएगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग इतिहास विषय की। इतिहास विषय में 3 खंड होते हैं दरअसल। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आप लोग जो है स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम के साथ साथ में आप लोग चाहें तो बिपिन चंद्रा भी ले सकते हैं और चाहें तो आप लोग जो है एसके पांडे भी ले सकते हैं। तीनों बुक अच्छी हैं। मुझसे इंडिविजुअल अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा चुपचाप से आंख बंद करके स्पेक्ट्रम को ले लीजिएगा, क्योंकि वो प्री और प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ से लिखी गई है, ठीक। स्पेक्ट्रम को फॉलो कर लीजिएगा। प्लस एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा 11th और 12th क्लास की, ओके। इसमें दूसरा खंड आता है आपका प्राचीन भारत का। प्राचीन भारत के लिए वही एनसीईआरटी और साथ साथ में जो है आप लोग रामशरण शर्मा की बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं। एसके पांडे की आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। कुछ लोग परीक्षा वाणी को भी फॉलो करते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। तीनों में से कोई एक जो आपको सही लगेगी उचित। मुझसे पूछेंगे इंडिविजुअल तो मैं कहूँगा आपसे कि चुपचाप से जो है आप लोग एसके पांडे ले लीजिएगा पीसेस के लिए, ओके, ठीक है। दूसरा इस पे सेक्शन आता है तीसरा मध्यकालीन भारत के लिए, तो उसके लिए आप लोग जो है सतीश चंद्रा की बुक ले सकते हैं, वही एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और चाहें तो एसके पांडे भी ले सकते हैं, यानी कि सतीश चंद्रा या फिर एसके पांडे में से कोई एक, प्लस एनसीईआरटी और घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक। तो ये हो गया 3 सेक्शन आपका इतिहास का। पर्यावरण के लिए आप लोग जो है दृष्टि आईएएस की बुक को फॉलो कर सकते हैं, अच्छी बुक है। या फिर आप लोग जो है साथ साथ में जो है परीक्षा वाणी की बुक आती है, वो भी ले सकते हैं। इसमें एक न्यूज़ मैंने आपको और देनी है, मैंने सुबह भी बताया था, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि एनवायरनमेंट की बुक हिंदी माध्यम की बहुत जल्द HRD IAS की तरफ से रिलीज़ होगी और वो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। वो इसलिए अच्छी होगी क्योंकि मैं जो है MSc हूँ, एनवायरमेंटल साइंस से हूँ, यानी कि पर्यावरण विज्ञान में ही मेरा स्नातक है, और इसलिए चीज़ों को बेहतर तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा, एक नए कलेवर में, एक नए जो है चीज़ों के साथ में, ओके। तो अभी फिलहाल के लिए दृष्टि IAS की या फिर परीक्षा वाणी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले शंकर IAS की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस क्या कहते हैं, और जो करंट की चीज़ें होंगी उसको आप लोग फॉलो करते रहिएगा, ओके। इसके अलावा विज्ञान का विषय यानी कि साइंस का बचता है, साइंस में आप लोग जो है लूजेंट साइंस वाली पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ में अगर मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी पढ़ना है आप लोग तो शीलवंत सिंह की एक बुक आती है, MC ग्राहिल की आती है, आप लोग उसको ले सकते हैं, या फिर दृष्टि IAS की कोई बुक आती है उसको भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आपके पास जो सेक्शन बचता है वो बचता है आपका इकोनॉमिक्स के लिए।
इकोनॉमिक्स के लिए दरअसल आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दरअसल यूपी पीसीएस के जो प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर फैक्चुअल होते हैं और करंट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक, इसके लिए रमेश सिंह सर की बुक आती है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो अच्छे नोट्स हों आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुखर्जी नगर इलाहाबाद या लखनऊ में होते होंगे तो वहाँ पर रामेश्वर सर एक हैं, उनके नोट्स भी अच्छे होते हैं, आप लोग उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके अलावा आपका सेक्शन क्या बचता है, आपके पास बचता है यूपी स्पेशल का। यूपी स्पेशल के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष के लिए सारस्वत पब्लिकेशन है, उनकी बुक आती है, सरस्वत पब्लिकेशन है, सारस्वत राइटर है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो आप उनकी ले सकते हैं बुक, या फिर जो है आप लोग परीक्षा वाणी को फॉलो कर सकते हैं। कृषि के लिए भी आप लोग परीक्षा वाणी को फॉलो कर लीजिएगा, और जो सेंसस यानी कि जो जनगणना वाला जो आपका सेक्शन बचता है उसके लिए भी आप लोग परीक्षा वाणी को फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो आपके क्या क्या विषय हो गए, आपकी ज्योग्राफी हो गई, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका एनवायरनमेंट हो गया, आपका विज्ञान हो गया, और आपका यूपी स्पेशल एग्रीकल्चर, और जो है आपका सेंसस वाला पोर्शन आपका हो गया। इसके अलावा आप लोग को यूपी का बजट, केंद्र का बजट, और जो है बाकी इकोनॉमिक सर्वे अगर आपको करना होता है तो वो परीक्षा से पहले जो है चीज़ें आपकी हो जाती हैं। करंट अफेयर्स बचता है, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग पतली वाली क्रॉनिकल ले सकते हैं। ठीक है, और इसके पहले कोई करंट अफेयर्स आप कहीं से फॉलो करें ना करें, इसी चैनल के माध्यम से यानी कि HRD IAS के माध्यम से आपको डेली मॉर्निंग में आपको 7 से 10 प्रश्न आपको कराए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके समय को बचाने वाले प्रश्न होते हैं। ऐसी बात मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि जो मैगजीन्स आती हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जिनकी रेलेवेंसी आपके एग्जाम्स के लिए नहीं होती है, क्योंकि उन्हें मैगजीन को पब्लिश कराना होता है, इसलिए कंटेंट वो बहुत देते हैं। मैं आपको उतने कंटेंट पढ़ने से बचा लूँगा, यानी कि लिमिटेड कंटेंट दूंगा जो सीधे आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो डेली आप लोग करंट अफेयर्स को फॉलो कर लीजिएगा। फिलहाल अभी 1 महीना 1.5 महीना नहीं आएगा, पिछले 4-5 महीना का मैंने निकाल दिया करंट अफेयर्स, वो लोग आप लोग ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, मैं दे दूंगा। बाकी मार्च महीने से दोबारा से रेगुलर फॉर्म में जो है आपको करंट अफेयर्स मिलना शुरू हो जाएगा, आप लोग प्लीज़ उसको देख लिया करिएगा। ठीक, बाकी अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो जैसा कि मैं बता रहा था आपसे कि आप PIB यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एक साइट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और AIR न्यूज़ सुनिए, आप लोग संसद TV सुनिए, ये बहुत ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। PRS यानी एक साइट होती है जो है वहाँ पर जो भी विधेयक होते हैं, जो पेंडिंग होते हैं, जो पारित हो चुके होते हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी होती है। आप लोग सीधे गवर्नमेंट के साइट वगैरह से टच में रहिए। हिंदी के माध्यम छात्र हैं तो राष्ट्रीय संस्कृत दैनिक जागरण का, या फिर इंग्लिश के हैं तो आप द हिंदू या बाकी इंडियन एक्सप्रेस को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। बाकी हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। 2025 हमारा जो है अंतिम रूप से हमारा लक्ष्य होना चाहिए सिलेक्शन का, और हम लोग इस पर कई सारे नए इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। मार्च महीना यानी कि 17 मार्च के बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से मुख्य परीक्षा पर काम करेंगे। एक बात मैं और ऐड ऑन कर दूं, 2024 में जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे उनके लिए भी हमारे पास कुछ खास जो है अभी नए इनिशिएटिव हैं, वो हम लोग शुरू करेंगे। 2025 में अगर आप मेंस की परीक्षा दे रहे होंगे या नहीं भी दे रहे होंगे, ठीक है, जो अभी पिछले वर्ष से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी हम लोग प्रॉपर टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मंथली और बाकी वीकली भी यहाँ पे हम लोग करेंगे। वो चीज़ें सब स्टार्ट होंगी, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और हम लोग ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ। हर एक चीज़, जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं वो सब कुछ आपको मुख्य परीक्षा के लिए कराई जाएंगी। सब लोग मिलकर तैयारी करेंगे। हमारा अंतिम ध्येय होना चाहिए हमारा सिलेक्शन सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह यानी कि SDM या BSA या DYSP, आपका जो भी टारगेट होगा हम लोग उस पर अच्छी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चलता हूं अब, और मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा भी हो रहा है और आप लोग बोर हो जाएंगे देखते हुए, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। बस मेरी शुभकामनाएं हैं आपसे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोगों ने जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, उस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं जो गांव के हैं, जो अन्य जगहों पर हैं, जिनके पास कुछ पैसा इतना नहीं है, जो इतना पे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये चैनल है, वो कम चीज़ों में अपना बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो है हम उनके लिए खड़े हैं जिनका मन है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने का, जिनका सपना है, जिनका अटूट सपना है, जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनके पास टाइम पीरियड कम है, वो चाहे हमारी जो है क्या बच्चियां हों यानी कि जो फीमेल्स कैंडिडेट हों या फिर जो मेल कैंडिडेट हों, जिनके ऊपर प्रेशर है, उन सभी के साथ मैं खड़ा हूँ। हर संभव मैं प्रयास करूँगा, ठीक है, जहाँ तक मैं कर पाऊँगा करूँगा। यदि इकोनॉमिकल की बात आती है, अगर आपके पास वो भी वीक है तो वो भी मैं हेल्प करूँगा, लेकिन शर्त मेरी यही है कि आप जो है पढ़ें, खूब पढ़ें
और सब चीज़ें आपको करवा दी जाएंगी, ज़बरदस्त तरीके से करवाई जाएंगी। आप लोग बस एक बार ट्रस्ट करिएगा, एक बार विश्वास करिएगा पूरी तरीके से। HRD-IAS अभी हमने इसको जल्दी ही स्टार्ट किया है और हमारा लक्ष्य है वैश्विक स्तर पर, बल्कि है ना, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी हमें आगे जाना है। एक बड़ी हम लोग रोड मैप इसको तैयार करेंगे। अभी हमारा काम है एजुकेशन में एक नया रिफॉर्म करना, रिफॉर्म कह लीजिए या फिर यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी चीज़ें डेवलप करना कि ताकि यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी ठगा ना जाए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और हर बच्चा जो संघर्ष कर रहा है, जिसके माता पिता संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्षों को हम लोग साथ में लेकर के आपकी तैयारी कराते हुए आपका सोल्यूशन हम दिला पाएँ। यही हमारी शुभकामनाएं है आप लोग को। चलिए फिर मिलते हैं कल, और मेंस के लिए हम लोग डिटेल्स जो है बुक लिस्ट और एक तैयारी करने का एक तरीका हम लोग बात कर लेंगे। बाकी भी हम लोग प्री पे भी अच्छे से हम लोग बात करेंगे बाद में कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, सब बातें हम लोग डिटेल्स में करेंगे। फिलहाल छोटा सा वीडियो यह था कि आप लोग थोड़ा सा एक रणनीति आपकी बन जाए, तो आप लोग जाकर के सबसे पहले सिलेबस जो है ले लीजिएगा। सिलेबस नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको सिलेबस भेज दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और बाकी चीज़ें भी मैं आप लोग को बता दूंगा। बुक लिस्ट का डिटेल्स वीडियो मैंने मॉर्निंग में अपडेट किया है, आप लोग जाकर के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, अलविदा, बाय बाय।